एस्टिमेट। तो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर क्या है, OLS हमने पढ़ा था, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हमारे पास क्या होते हैं, दो हमारे पास मेन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स होते हैं, एक β1 और β2, या β0 और β1, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना। तो ये β0 हो गया पहले वाला, और ये β1 हो गया। ये क्या है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है कि फॉर एग्जांपल y कोई भी वेरिएबल है जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सेल्स है, वो इन्फ्लेशन है, वो कुछ भी है, ठीक है ना। और ये हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस x के साथ जुड़ा हुआ जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा β1 होता है, ठीक है ना, x1। आगे मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास फिर एक से ज्यादा भी होंगे। इसी रिग्रेशन की बेस पे हमने कैलकुलेट किया फिर क्या, चल के आगे β0 की स्टैंडर्ड एरर ऑफ β0 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ β1। तो इस सवाल में आपको ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। जब गिवन है तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसको टेस्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। वो क्या है कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले H0 लिख दिया। H0 क्या है, H0 हमें बता रहा है कि H0 मीन्स β1 इज इक्वल टू 0, मीन्स कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि β1 इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये कोई ना कोई एक वैल्यू रखता है जिसका इम्पैक्ट है। गोया के कहने का मकसद ये है कि जो β1 है, चूंकि वो पहले एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई इफेक्ट इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे है। क्योंकि अगर ये 0 हो जाए, ये β1, अगर ये 4 जो लिखा है ना, ये कह रहा है कि β1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए H0 के मुताबिक, तो फिर मतलब ये x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो गई तो गोया x का कोई रोल y पे नहीं है। तो ये हमारा H0 है, जबकि हम क्या कह रहे हैं, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल है इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये जब चेंज होता है तो ये भी चेंज होगा। ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो हम कहते हैं β1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप हाइपोथेसिस ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो सब फर्ज करें आपको सवाल जो है वो एग्जाम में इस तरह आ जाता है, तो ये तो बस अगर ऐसा सवाल आए तो फौरन ही शुक्र शुक्र अदा कर लें और कहें कि बस पक्के पक्के नंबर आ गए। पक्के नंबर कैसे आ जाएंगे, आसान सा तरीका अभी समझा देता हूँ। तो क्या है, पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है। दूसरे में हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल्स लगते हैं, ये इसको अल्फा कहते हैं। तो वो आमतौर पे 5% ही लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम इसको 5% ले लेते हैं। थर्ड क्या है, टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा क्या है, Z है, ठीक है। हम Z टेस्ट को रन कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, β1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ β1, ठीक है। ये फार्मूला सादा सा फार्मूला है कि β1 को उसके स्टैंडर्ड एरर पे हमने डिवाइड करना है। तो अब β1 कितना है, ये वैल्यू β1 की ये वाली 4, ठीक है ना। ये मैंने आपसे कहा था ये क्या होता है, ये पहला वाला β0 होता है और ये β1। तो ये 4, and then what is standard error of β1, here it is given 1.5, so 4 divided by 1.5 is equal to 2.66, ठीक है। now we have the value 2.66. what is the next step, next step is to find out the critical region। ये जो 5% पे critical region की वैल्यू मालूम करेंगे। so here it is two tail test, you see it's not equal to, जब not equal to होता है it is two tail test, right। when we have greater than or less than, that is one tail test। और significance level कितना है, 5%। टेस्ट कौन सा है, Z। तो क्या करेंगे, Z के टेबल में जाएंगे और 5% पे इसकी वैल्यू देख लेंगे, वो आती है 1.96। ये आप जाके Z के टेबल में, स्टेटिस्टिक के टेबल आपके पास पड़े होते हैं स्टेटिस्टिक की बुक में, आप वो भी देख सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं। अब तो टेबल बाजार में भी मिलते हैं, सारी जगह में बुक्स में भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको अलाउड होते हैं आमतौर पे। सो यू कैन इजीली सी द वैल्यू ऑफ Z एट 5%। Z का टेबल खोलेंगे, 5% वाला टेबल निकालेंगे और हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू पे हमने उसकी वैल्यू चेक करनी है जो कि है 1.96, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 2.66। तो ये हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ठीक है।
इस तरह से एक बेल शेप कर्व होती है और यहाँ पे सेंटर में आपका 0 आ जाता है, ठीक है, यहाँ होता है 0, ठीक है। इस तरफ होती है माइनस वैल्यूज, इस तरफ होती हैं प्लस वैल्यूज, ठीक है। ये जो 1.96 है ये प्लस माइनस दोनों साइड पे, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट क्या है, सॉरी क्या है, टू टेल टेस्ट है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1.96, ठीक है। इसी तरह ये -1.96 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, +1.96, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ लाई करती है, ये जो कैलकुलेट किया हमने, अब ये है सारा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन। अगर वैल्यू अंदर आ जाए तो एक्सेप्टेंस, अगर बाहर आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्शन रीजन, ठीक है, आर रिजेक्शन रीजन, ठीक है, या क्रिटिकल रीजन क्या लें। अब ये देखें 2.66 कहाँ पे आता है, प्लस वाला वैल्यू, प्लस की वैल्यू, तो ये इधर आ रही है इस जगह पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.66, तो ये किधर फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में, ठीक है। तो hence we conclude that it is highly improbable that true beta 1 is equal to 0। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, H0 को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही कि जो बीटा 1 है वो 0 के बराबर है, hence we accept H1, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है। सो वी कैन से दैट, आप ऐसे लिखेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z is 2.66 which is greater than the tabulated value या table value that is 1.96, hence the calculated value of z falls in critical region, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये जो टेबल वैल्यू थी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी ये टेबल वैल्यू से ज्यादा है, लिहाजा ये फॉल कहाँ कर रही है, रिजेक्शन रीजन में। तो जब हम रिजेक्शन रीजन में वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर इज नो चांस या देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट बीटा 1 इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो x है, ये जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर है। तो हम कहेंगे, लेट्स सपोज एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट सेल्स, क्योंकि अब हमारा ये वाला हाइपोथेसिस, तो अगर ये वैल्यू 0 से चेंज है, मींस कोई -1 है, +1 है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो मींस कुछ ना कुछ तो इफेक्ट x का y के ऊपर आ रहा है, और वो यहाँ पे हम कहेंगे स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। यहां तक समझ आ गई है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, नहीं तो। कॉन्फिडेंस इंटरवल का तो अपना फार्मूला है ना, चलें वो फिर हम अगली क्लास में कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कर लेते हैं। आज की स्लाइड में हमने जेड टेस्ट किया है और टी टेस्ट किया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी यही फार्मूला, प्लस माइनस की वैल्यूज निकाल देंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, उसका भी यही फार्मूला निकलेगा, ठीक है ना। चलें वो मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन वो भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई सवाल और? चलें ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, अगर आप लोगों का सवाल नहीं है तो फिर मैं सवाल कर लेता हूँ ना, मेरे पास तो सवालों के अंबार होते हैं। अच्छा फर्ज करें कि आपके पास ये वैल्यू ना हो, ये वाली वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1, चलें ये वैल्यू नहीं गिवन, और कोई वैल्यूज गिवन है, कुछ और गिवन है,
तो कोई और तरीका है बीटा वन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन मालूम करने का? सिर्फ आपको रिग्रेशन लाइन दी हुई हो और कुछ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और इस किस्म की समीशन एक्स स्क्वायर और सिग्मा जो है ना इस किस्म की जो वैल्यू दी हुई हो, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू डायरेक्ट ना दी हुई हो तो कोई और तरीका है इसको कैलकुलेट करने का? ये सिर्फ वेरिएंस के थ्रू कैलकुलेट करवा सकते हैं इसको। तो वेरिएंस तो वेरिएंस है ऑफ ही नहीं ना, बीटा। वेरिएंस है ही नहीं यहाँ पे। तो सिर्फ फर्ज करें समीशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है और इस किस्म की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस नहीं दिया हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट सर तो कैलकुलेट पहले करें हैं? पहले वेरिएंस के थ्रू ही कैलकुलेट करवा सकते हैं। वेरिएंस के ऊपर अंडर रूट लेके स्टैंडर्ड एरर निकल तो जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला क्या है? वो सिग्मा स्क्वायर यू है सर, उसमें भी आ रहा हाँ मैं आपको है। दिखाता हूँ। बीटा वन का फार्मूला यूज करेंगे फिर? नहीं, बीटा वन का तो ऑलरेडी है, बीटा वन की तो अलग वैल्यू है। आपको मैं दिखाता हूँ, कल हमने पढ़ा था, कल, ठीक है ना। ये देखें बाजू का क्लास में एग्जाम में ऐसी ट्रिक कर देते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी होती, तो आपको क्या दे देंगे? एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, कल वो फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ ताकि आपको फिर याद आ जाए कल आपने क्या पढ़ा था। बिल्कुल वेरिएंस का ही फार्मूला होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये नजर आ रहा है आपको एस बीटा वन का फार्मूला स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी यस सर। सर। हाँ, ये जो है, तो सब फर्ज करें आपको सिग्मा स्क्वायर यू और समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर सिग्मा स्क्वायर यू भी नहीं दिया हुआ, आपको ये दिया हुआ है समेशन ई स्क्वायर, ठीक है ना, ई आई लिखा हुआ है कि जी ई आई की ये वैल्यू है, एन आपके पास 12 है मिसाल के तौर पे, और समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो इतना है। अब कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे कि यार ये तो है ही नहीं, तो आपने फौरन ये फार्मूला लगाना है और ई की वैल्यू डिवाइड एन माइनस टू कर देंगे, तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर यू की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा स्क्वायर यू की म्यू की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन आ जाएगा। जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन आ जाए तो फिर वो जेड वाले फार्मूले में आपने इंसर्ट कर देना है। तो ये बाज़ औक़ात ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और फिर वो हमें समझ नहीं आती कि ये क्या, स्पेशली जो है एमएससी इकोनॉमिक्स वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे चूँकि पेपर अक्सर बाहर से आते हैं। यहाँ तो आपके कॉलेज में तो मोस्टली पेपर आपके प्रोफेसर ही बनाते हैं, तो वो उसी हिसाब से बनाते हैं जिस हिसाब से तैयारी कराई हुई होती है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें मैंने कहा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि बाज़ औक़ात इस तरह की भी ट्रिक्स टीचर जो हैं वो करते हैं, पेपर्स में ये मामलात भी होते रहते हैं। अब ठीक हो गया, समझ आ गई सारों को? तो ये अगर वैल्यू नहीं भी दी, अब ये नज़र आ रहा है ना जेड टेस्ट वाले स्क्रीन, तो ये अगर वैल्यू ना दी हो और समीशन एक्स स्क्वायर दिया हो और सिग्मा स्क्वायर यू दिया हो, तो आपने वो वेरिएंस वाले फार्मूले के ऊपर उसके रूट लगा के वैल्यूज निकाल के आप कहेंगे जी दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बीटा वन, और यहाँ इस फार्मूले में डाल के रिजल्ट, बाकी तो काम आसान है। तो टोटल 5 मिनट की भी गेम नहीं है, लेकिन बस ये ना पता हो तो पक्के नंबर आपके ज़ाया हो गए। ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, इसमें कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं होते।